हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हमने जहां पे कंप्लीट किया था वहीं से आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि महात्मा गांधी कलकत्ता के बेलिया घाट में थे और उन्होंने किस प्रकार से 15 अगस्त के समारोह को मनाया था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी, इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब वहीं से आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि 15 अगस्त को कलकत्ता में अचानक से शांति का माहौल कायम हो गया। यह सुकून देने वाली बात थी, लेकिन यह एक तरीके से आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि 15 अगस्त से पहले यानी 15 अगस्त से पहले लग रहा था कि आजादी से पहले कि बंगाल में कलकत्ता में लगातार हिंसा की घटनाएं घट रही हैं, लगातार वहां पे हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी, वायलेंस हो रहा था और 19वीं सदी से ये चला ही आ रहा था एक तरीके से। तो कलकत्ता में अगर शांति स्थापित हो गई तो एक आश्चर्यजनक बात थी। जब कलकत्ता में शांति स्थापित हो गई तो महात्मा गांधी ने सोचा क्यों ना मैं देशवासियों को संबोधित करूं, क्योंकि देश आजाद हो गया था तो संबोधन भी जरूरी था। लेकिन उन्होंने देशवासियों को संबोधित अपनी प्रार्थना सभा के माध्यम से किया, ना कि बीबीसी के माध्यम से। कई आंकड़े, अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि किसी सभा में, यानी अलग अलग आंकड़े बताते हैं प्रार्थना सभा में 10,000 तो कहीं पे 30,000 लोग आए थे गांधी जी को सुनने। गांधी जी ने कहा कि हमें आजादी तो मिल गई है, लेकिन शुरुआती दिन खराब रहे हैं, यानी शुरुआती दिनों में विद्रोह हुआ है, बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं, लोग बहुत ज्यादा हताश हुए हैं, विभाजन के कारण बहुत लोगों की कंडीशन खराब हुई है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, जो दंगे हो रहे हैं इन्हें रोकना चाहिए और एक अमन चैन के वातावरण में रहना चाहिए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने संदेश दिए। अगर देखा जाए तो बंगाल के विभाजन, यानी विभाजन की शर्त क्या थी? विभाजन की शर्त की थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, इसका पूर्वी हिस्सा, इट मीन जो वेस्टर्न हिस्सा, इसका जो ईस्टर्न हिस्सा है वो पाकिस्तान के साइड चला जाएगा और इसका वेस्टर्न हिस्सा है, जो पश्चिमी हिस्सा है, वो कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा भारत को मिलेगा, हिंदुस्तान को मिलेगा। जो सूबे का सबसे मुख्य शहर था कलकत्ता, ये एक तरह से विवाद का एक विषय था कि भाई कलकत्ता किसके पास आएगा, हिंदुस्तान के पास आएगा कि पाकिस्तान के पास आएगा। ये एक तरीके से मुख्य दंगे का कारण था कलकत्ता। सीमा आयोग ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कलकत्ता किसे मिलेगा, हिंदुस्तान के साइड जाएगा। तो ये आशंका थी कि कहीं पर मुस्लिम लीग हिंसा को बढ़ावा न दे, चूंकि कलकत्ता की डिमांड तो मुस्लिम लीग भी कर रही थी, मुस्लिमों के लिए। तो एक तरीके से ये कलकत्ता की कंडीशन थी, बंगाल की कंडीशन थी। लेकिन देश के दूसरे छोर यानी पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो राजधानी लाहौर थी, वहां पे भी कई प्रकार के उपद्रव हो रहे थे, यानी वहां पर भी विद्रोह देखा जा रहा था, वहां पर भी हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी पंजाब की राजधानी लाहौर में। अगर लाहौर की बात किया जाए तो लाहौर कलकत्ता की तरह है, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक शहर था। जैसे कलकत्ता बहुधार्मिक शहर था, बहुसांस्कृतिक शहर था, वैसे लाहौर भी था। वहां पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग थे। जो लाहौर की भव्य इमारत थी, यानी लाहौर की भव्य इमारतों में जो सबसे आखिरी मुगल शासक, यानी सबसे शक्तिशाली आखिरी मुगल शासक औरंगजेब द्वारा बनवाई गई एक बादशाही मस्जिद सबसे प्रमुख थी, यानी बादशाही मस्जिद से मुस्लिमों का अटैचमेंट भी था। और वहीं अगर बात किया जाए तो एक समय पे सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर रह गई थी, यानी जब महाराजा रणजीत सिंह थे तब उन्होंने क्या किया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और हाल ही में हिंदू सुधार आंदोलन कहां हो रहे थे? हिंदू सुधार आंदोलन हो रहे थे लाहौर में, और लाहौर में ही उसका मुख्य केंद्र था हिंदू सुधार आंदोलन का। और वो कर कौन रहे थे? आर्य समाज कर रही थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो एक तरीके से लाहौर में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों के इन्वॉल्वमेंट थे, यानी तीनों ही थे। तो एक तरीके से था कि पंजाब के लोग ये सोच रहे थे कि लाहौर का क्या होगा, लाहौर उसके आसपास का क्या होगा। अब 15 अगस्त का दिन आया, अब 15 अगस्त के दिन बंटवारे की घोषणा कर दी गई कि बंगाल का विभाजन होगा, लेकिन पंजाब के विभाजन के बारे में टाल दिया गया। यानी पंजाब का विभाजन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन बंगाल के विभाजन के बारे में बोल दिया।
अब जो पंजाब के लोग थे, जो सिख लोग थे, अब ये सोच में पड़ गए कि लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्र का क्या होगा, वो हिंदुस्तान में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा, ये था। अब चूंकि बंगाल का बंटवारा हुआ था तो ये तो क्लियर था कि अब विभाजन होगा, लेकिन अब बात यह थी कि लाहौर और उसके आसपास का क्षेत्र जाता कहां पे, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में। अधिकांश चांस से लाहौर के पाकिस्तान में जाने के। उसका कारण भी था, उसका तर्क था कि लाहौर में अधिकांश जनसंख्या थी, जो मेजोरिटी में थे वो मुस्लिम्स थे, और देश का विभाजन इसी आधार पर किया ही जा रहा था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश होगा। तो जो एक सूबा, जो एक शहर जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स है, तो वो शहर तो पाकिस्तान में ही जाएगा, ये भी चीज क्लियर थी। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि पश्चिमी पाकिस्तान ने पहले ही लाहौर में गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी थी, और लाहौर में गवर्नर हाउस भी स्थापित कर दिया था, और गवर्नर ने अपने पद को स्वीकार भी कर लिया था, और पद धारण करने के बाद उसने एक पार्टी भी दी। उस पार्टी के बारे में गवर्नर ने बाद में याद करते हुए कहा कि वह दुनिया की, यानी किसी मानव के द्वारा दी गई सबसे घटिया पार्टी में से एक है। क्या लाइट गोल हो गई थी? लाइट गोल होने के बाद कंडीशन क्या थी? लाइट गोल होने के बाद सिर्फ प्रकाश कहां से मिल रहा था? रोशनी मिल रही थी सिर्फ जो भव्य इमारत थी वहां से रोशनी मिल रही थी, इसके अलावा रोशनी कहीं से मिल नहीं रही थी एक तरीके से। और अगर इसमें बात करें तो रोशनी मिलने के बाद, और जो पार्टी के बाहर लगातार गोलियां चल रही थी, और गोलियां इक्का दुक्का नहीं चल रही थी, लगातार गोलियां चल रही थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ा था कि भाई गोलियां क्या चल रही हैं, क्या हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, वायलेंस हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, और पार्टी में तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हालांकि कलकत्ता में महात्मा गांधी थे, बेलिया घाट में, वहां पे वो हिंसा को एक तरीके से कम करने की कोशिश कर रहे थे, दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो बेलिया घाट में महात्मा गांधी ने कहा कि पंजाब में क्या पागलपन जारी है, और ये पागलपन कैसे रुकेगा, कब और कैसे रुकेगा ये पागलपन। और इसके उसमें उन्होंने बोला कि भाई अगर कलकत्ता के आदर्श उदाहरण को लिया जाए तो पंजाब और भारत के अन्य हिस्से, पंजाब और हिंदुस्तान के अन्य हिस्से पर शांति स्थापित की जा सकती। नवंबर 1946 तक के आंकड़े यह बताते हैं कि देश में हिंसा से मरने वालों की संख्या 5000 तक हो गई थी। यानी देश में जो हिंसा से मरने वालों की संख्या 5000 तक हो गई थी। सेना के एक आंकड़े, सेना के एक दस्तावेज यह बड़े दुख के साथ व्यक्त करते हैं, सेना के एक दस्तावेज बड़े दुख के साथ व्यक्त करते हैं कि कलकत्ता का बदला नोआवली में लिया गया, और नोआवली का बदला बिहार में लिया गया, और बिहार का बदला गढ़मुक्तेश्वर में लिया गया। इस तरीके से हर जगह के बदले लिए जा रहे थे। यानी दंगे कलकत्ता से शुरू हुए तो उसका बदला नोआवली में लिया जा रहा है, और फिर बिहार में हुए तो उसका बदला गढ़मुक्तेश्वर में लिया जा रहा है। यानी इस प्रकार से दंगे हो रहे थे। और अगर बात की जाए तो, अगर देखा जाए तो सिर्फ यानी 1946 तक, 1946 के आखिरी दशक तक, यानी 1946 जब तक खत्म नहीं होता तब तक देश का सिर्फ एक सूबा था जो हिंसात्मक घटनाओं से बचा हुआ था, वो था पंजाब। पंजाब में क्या था? हिंदू हो गए, हिंदू, सिख, मुस्लिम जमींदारों की एक पार्टी थी, गठबंधन की पार्टी थी, जो यूनियनिस्ट पार्टी थी। उन्होंने अनिश्चित समय के लिए शांति बनाकर रखी थी। अनिश्चित समय के लिए शांति, उसका कोई क्लियर नहीं था कब तक शांति बनी रहती, क्योंकि उन्हें वहां पर मुस्लिम लीग से यानी एक तरीके से कठोर चुनौती मिल रही थी। मुस्लिम लीग वहां पे बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता फैला रही थी, बहुत ज्यादा कम्युनिज्म फैला रही थी, दंगे वहां कराने की कोशिश कर रही थी। वहीं अगर बात की जाए तो अकाली दल, जो सिखों की पार्टी थी, ये भी उग्र होती जा रही थी। तो यहां से भी इसे एक तरीके से चुनौती मिल रही थी। तो मार्च का महीना आते आते क्या हुआ? हिंसात्मक घटनाएं पंजाब में भी शुरू हो गई, और पंजाब भी धीरे धीरे हिंसा की चपेट में आता गया। और मई के महीने आते आते तक जो हिंसा का केंद्र था पूर्वी भारत, यानी पूर्वी भारत में बंगाल में कलकत्ता, है ना, जो मुख्य हिंसा का केंद्र था, अब वो केंद्र खिसक कर उत्तर पश्चिम भारत में आ गए। यानी पहले जो हिंसा का केंद्र, यानी सबसे ज्यादा हिंसा कहां हो रही थी? पूर्वी भारत में हो रही। अब कहां पे होने लग गई? अब वो हिंसा होने लग गई उत्तर पश्चिम भारत में,
दिल्ली में होने लगी, लाहौर में होने लगी, पंजाब में, पेशावर में, ऐसी जगह पे ज्यादा हिंसा फैलने लग गई। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो बंगाल और पंजाब के बीच काफी समानताएं भी थी। बंगाल और पंजाब के बीच समानताएं इस प्रकार थी कि ये दोनों ही सूबों में, दोनों ही राज्यों में मुस्लिम जो संख्या थी, मुस्लिम जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, यानी वहां पे बहुसंख्या मुस्लिमों की थी। इसीलिए वहां पर पाकिस्तान नाम के एक अलग देश के लिए दावा भी किया गया था, जो कि मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। लेकिन वहां पे अगर बात किया जाए तो हिंदू भी बहुसंख्या में थे, यानी कई लाख हिंदू भी थे। और अगर ऐसा था कि अगर विभाजन होता है तो मुस्लिम्स पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जाएंगे। पूर्वी पाकिस्तान, अगर बंगाल का विभाजन होता है तो पूर्वी पाकिस्तान, अगर पंजाब का विभाजन होता है देन पश्चिमी पाकिस्तान। तो मुस्लिम्स यहाँ पे जाएंगे और अन्य धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म को मानने वाले और जो अन्य हिंदुस्तानी थे वो कहां पे रह जाएंगे, अन्य भारतीय वो रह जाएंगे ये हिंदुस्तान में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों के बीच कुछ विविधताएं, कुछ असमानताएं भी थी, भिन्नताएं भी थी बंगाल और पंजाब के बीच। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में हिंसात्मक घटनाओं का एक लंबा इतिहास था, यानी हिंसात्मक घटनाएं लगातार चलती आ रही थी 19वीं सदी के आखिरी दशक से, यानी 1890 से 1890 से ही बंगाल में हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी। लेकिन अगर पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में अमन चैन का माहौल का वातावरण था, यानी वहां पे अलग अलग समुदाय के लोग अमन चैन के वातावरण में रह रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई वहां पे क्या अमन चैन के साथ रह रहा था। वहां पे हिंसात्मक घटनाएं इतना नहीं हो रही थी, यानी 1946 तक हिंसा की कोई बड़ी घटना पंजाब में नहीं हुई थी एक तरीके से अगर देखा जाए। लेकिन वहीं अगर बंगाल की बात किया जाए तो जो बंगाल का हिंदू मध्यवर्गीय परिवार था, जो बंगाल का हिंदू मध्यवर्गीय परिवार था, वो एक तरीके से उसका एक बड़ा हिस्सा बंटवारे विभाजन के लिए तैयार था, बंटवारे के लिए तैयार था। वो क्या करना चाहता था, मुस्लिम बाहुल्य इलाका, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया था उसको छोड़कर वो कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में बस जाना चाहता था। मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया मतलब जैसे ढाका हो गया या कि फिर हो गया आपका चटगांव हो गया, इस क्षेत्र को छोड़कर वो कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में बस जाना चाहता था। हिंदू जमींदार हो गए, जो बंगाल के हिंदू जमींदार हो गए या कि व्यवसायी हो गए, ये लोग धीरे धीरे अपनी जमीन को बेचकर, जहां पे वो रह रहे थे उस जमीन को बेचकर वे कलकत्ता के आसपास घर खरीदने लगे थे, जमीन खरीदने लगे थे, कारोबार में निवेश करने लगे थे, कारोबार में इन्वेस्ट करने लग गए थे। इस प्रकार से वो यानी वो उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन वहीं अगर पंजाब की बात किया जाए तो जो पंजाब के जमींदार थे, जो पंजाब के हिंदू जमींदार थे, पंजाब के जो महाजन थे, वो वहां के कृषक समुदाय से बहुत ज्यादा नजदीकी से जुड़े हुए थे और वो देश को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो आखिरी तक कोशिश कर रहे थे, आखिरी तक लगे हुए थे कि किसी भी प्रकार से बंटवारे को रोक दिया जाए, किसी प्रकार से बंटवारे को रोक दिया जाए। और तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो असमानता थी, अंतर था बंगाल और पंजाब के बीच, वो था सिख समुदाय की उपस्थिति। बंगाल में सिख समुदाय नहीं था, यानी पंजाब में सिख समुदाय की उपस्थिति थी। बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन पंजाब में तीसरा कोण सिखों का था। और मुसलमानों की तरह ही सिखों का भी एक धर्म ग्रंथ था, एक निराकार ब्रह्म था और एक मजबूत बंधन में बंधा हुआ समुदाय था जैसे मुस्लिमों का था। लेकिन अगर सामाजिक स्थिति की बात की जाए कि दोनों के बीच में, अगर हिंदू और मुस्लिम से, अगर दोनों के बीच में किससे ज्यादा अच्छे संबंध थे सिखों के, तो हिंदुओं से उनके ज्यादा अच्छे संबंध थे, रोटी बेटी का रिश्ता था। और कुछ मुगल शासकों के दौर में, जैसे औरंगजेब के समय में, ये हिंदू और सिख समान रूप से सताए गए थे, यानी औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू भी सताए गए थे और सिख भी सताए गए थे। इसके अलावा और अगर हम इसमें बात करें तो अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा विविधता थी, यानी इतनी ज्यादा असमानता थी। अगर बात आती चूज करने की कि भाई दो में से किसे चुनना है, तो निश्चित ही सिख हिंदू को चुनते। लेकिन वो चुनते क्यों, वो अपनी जगह छोड़ के क्यों जाते? क्योंकि 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजों ने उन्हें प्रोत्साहित किया था, अंग्रेजों ने उन्हें मोटिवेट किया था कि वो क्या करें, वो सिंचित क्षेत्र में जाकर बस जाएं, वो पूर्वी क्षेत्र में जाकर बस जाएं, जो पूर्वी क्षेत्र था वहां जाकर बस जाएं, क्योंकि वहां पे सिंचाई की ज्यादा
साधन है, तो सिख क्या पूर्वी क्षेत्र में जाकर बस गए, पूर्वी पंजाब की साइड जाकर बस गए, और वहां की जो करनैल कॉलोनी थी उसको खुशहाल बस्तियों में तब्दील कर दी, और आज उनसे बोला जा रहा था उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाए। वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि उनके लिए एक विचित्र स्थिति फैल गई थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो पश्चिम में या कि पूरब की बात की जाए तो पूरब में अमृतसर शहर था उनके लिए, जो उनका पवित्र धर्म स्थल था। और अगर पूरब की बात की जाए तो उनके जो आदि गुरु थे गुरु नानक जी, उनका जन्म स्थल था ननकाना। वो दोनों जगह अपनी आवाजाही करने में लगे हुए थे। वो लास्ट तक लगे हुए थे कि बंटवारा रुक जाए। अगर बंगाल के हिंदुओं की तुलना की बात की जाए तो पंजाब के सिखों ने बंटवारे का अर्थ और विभाजन की भीषिका को देर से समझा। पहले तो वो जिद पर लड़े रहे कि वो छोड़कर जगह जाएंगे ही नहीं, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि अब विभाजन पक्का हो गया, अब विभाजन होगा ही, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग देश की मांग करने लगे। वो खालिस्तान की मांग करने लगे कि उनके लिए अलग देश हो। जैसे हिंदुओं के लिए अलग देश है, मुस्लिमों के लिए अलग देश, वैसे हमारे लिए सिखों के लिए अलग देश होना चाहिए, खालिस्तान। लेकिन उनकी इस मांग को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, और अंग्रेजों ने तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जो अंग्रेज इतिहासकार है रॉबिन जेफरी का कहना था अगस्त 1947 तक सिख बिल्कुल निराश हो चुके थे। अंग्रेजों ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था, और कांग्रेस उन्हें किसी तरह झेल रही थी, और मुस्लिम लीग उनके ऊपर यातनाएं दे रही थी, यानी उनके ऊपर एक तरीके से उनका शोषण कर रही थी, उनके ऊपर उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, हिंसा कर रही थी। और अगर वो अपने यानी राजनीतिक नेतृत्व की बात करें, यानी सिखों का जो राजनीतिक नेतृत्व, उनकी नाकामयाबी से वो कुंठित महसूस कर रहे थे। यही कारण था जब पंजाब में हिंसा शुरू हुई तो हिंसा का स्तर कितना ज्यादा बढ़ा और नरसंहार की तीव्रता कितनी ज्यादा थी। और मार्च से लेकर अगस्त तक का महीना बहुत ज्यादा गर्म भी था, और उस समय मानसून भी देर से आया था, जिसके कारण और ज्यादा विकराल स्थिति पैदा हो गई और पंजाब में और ज्यादा हिंसा फैली। पंजाब में और ज्यादा बंटवारे के कारण बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। तो इस तरीके से हमने बंगाल और पंजाब के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जब हम करेंगे उसमें पंजाब के विभाजन का क्या रोल था, कौन कौन से सलाहकार थे, और उसके बाद किस तरीके से दंगे शुरू हुए, किस प्रकार से दंगों का प्रभाव था, इन सब चीजों को इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।